स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और सेल पोटेंशियल पे लेक्चर्स किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा कुछ 2 सैंपल प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट SRP और E डिग्री ऑफ निकल। E डिग्री स्टैंडर्ड पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी पोटेंशियल दिए हुए होते हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन किए हुए होते हैं। तो क्वेश्चन है SRP कैलकुलेट करना है या स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है निकल फॉर सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन है, निकल और कॉपर के बीच का सेल रिएक्शन है, जहां निकल एनोड है और कॉपर कैथोड है। इफ E डिग्री सेल इज, E डिग्री सेल का वैल्यू दिया है 0.59 वोल्ट, तो नेचुरल है दिस इज इन पॉजिटिव प्लस है। एंड कॉपर का पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव में है 0.34 वोल्ट। यानी कि हमें निकल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा मैंने बताया था, इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। E डिग्री सेल इक्वल्स टू E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे पहले एनोड कैथोड के बारे में। तो मैंने बताया था कन्वेंशन में, दिस इज एनोड, ये सॉल्ट ब्रिज है, एंड दिस इज कैथोड। एनोड निकल है, इसी के वैल्यू को निकालना है, और कैथोड कॉपर है। तो हम लोग इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। E डिग्री सेल इक्वल्स टू E डिग्री कॉपर माइनस E डिग्री निकल। यहां पे वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। E डिग्री सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.59 वोल्ट इक्वल्स टू E डिग्री कॉपर का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस E डिग्री Ni। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और निकल के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो निकल का वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है, निकल को इधर शिफ्ट करेंगे, E डिग्री Ni ये प्लस हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 0.34 वोल्ट माइनस 0.59 वोल्ट, ये प्लस में है, इसलिए E डिग्री Ni इक्वल्स टू, देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 0.25 वोल्ट। बहुत सिंपल सा है, निकल का पोटेंशियल निकल गया। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट E डिग्री सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है सेल में, जहां पे एनोड के तौर पर जिंक है और कैथोड के तौर पर लेड है, और जिंक और लेड के पोटेंशियल्स के वैल्यू को प्रिडिक्ट किया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये उससे भी इजी है। इक्वेशन में दिख रहा है दिस इज एनोड, जिंक एनोड है और लेड कैथोड है। यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर देंगे E डिग्री कैथोड में लेड है माइनस E डिग्री एनोड में जिंक है। सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे। जिंक का वैल्यू है माइनस 0.12 वोल्ट माइनस जिंक का वैल्यू है 0.76 वोल्ट। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 0.12 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। और सिंपल सा E डिग्री सेल को हम लोग यहां से निकाल देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.64 वोल्ट प्लस में। कैलकुलेट हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हाउ टू कैलकुलेट दी पोटेंशियल। किसी भी सेल का या इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं फॉर द सेल रिएक्शन। नेचुरल है एनोड कैथोड मिलकर दो सेल बने होंगे, अभी हमें पता नहीं इनमें कौन एनोड और कौन कैथोड है। ये एक रिएक्शन दिया है, जिंक आयनाइज होकर जिंक +2 और आयरन आयनाइज होकर आयरन +2 Fe+2 बना, और इन दोनों के पोटेंशियल्स यहां पे दिए हुए हैं। इसमें पहला चीज, शो एनोड एंड कैथोड विथ हाफ सेल रिएक्शन। इसमें एनोड और कैथोड को पता करना है। रेडॉक्स रिएक्शन, जब हम एनोड और कैथोड लिखेंगे और उसके हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो नेचुरली वो रेडॉक्स रिएक्शन उसका इंडिकेट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन, करंट किधर फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो किया। अगर हमें एनोड कैथोड पता चल जाए तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल और इस सेल रिएक्शंस के गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन को हमें दर्शाना है। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ये दो रिएक्शंस दिए हैं और ये इनका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इन दोनों एसआरपी को हम देखेंगे और जिसके वैल्यू को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया था, जिसका वैल्यू जितना नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही लूज करेगा। इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जिस भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी हाई होता है, इट एक्ट एज एनोड और वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो इन दोनों के पोटेंशियल के कंपैरिजन में जिंक हैज मोर नेगेटिव पोटेंशियल इन कंपैरिजन ऑफ आयरन, देयरफॉर जिंक विल एक्ट एज एनोड। इसलिए जिंक एनोड का दिखाएगा रिएक्शन एंड इट विल शो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग एनोडिक हाफ को रिएक्शन को लिखें तो एनोड पे रिएक्शन होगा Zn+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और नेचुरल है कैथोड पर उस इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो कैथोड पर आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो Fe+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Fe सॉलिड के तौर पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमारा एनोड और कैथोड पता चल गया। एनोड हमारा है जिंक और कैथोड है आयरन। एनोड जिंक इसलिए है बिकॉज इट हैज हायर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। जिसके नेगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू हाई हो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा हो और जिसका एसआरपी का वैल्यू लो हो, इट विल एक्ट एज एनोड। इसलिए ये एनोड का एक्ट करेगा और आयरन जो है वो कैथोड का एक्ट करेगा। एनोड कैथोड पता चल गया और इसी में हमने दोनों बातों को, एनोड कैथोड के अलावा हाफ सेल रिएक्शन को भी लिख दिया। अगर LHS और RHS को हम लोग वहां जोड़ दें तो ये हमारा सेकंड बन जाएगा इक्वेशन। ये LHS है, ये RHS है। हमारा LHS है जिंक सॉलिड Fe+2, यहां हम एक्वस लिख सकते हैं। मैंने बताया था LHS और RHS में सिमिलर प्रॉपर्टीज कैंसल हो जाती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा Zn+2 एक्वस स्टेट में प्लस ये आयरन सॉलिड स्टेट में यहां पर बचेगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन को हमने कंस्टिट्यूट कर लिया। थर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए गए हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन, तो नेचुरल है हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है। तो एनोड है जिंक, तो इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा Zn टू Fe, इसलिए फ्लो ऑफ करंट हमारा होगा Fe टू Zn। करंट हमेशा कैथोड टू एनोड आता है और उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाता है एनोड टू कैथोड। एनोड कैथोड हमने फाइंड आउट कर लिया, इससे हमारा पता चल गया। सेल पोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें। तो E डिग्री सेल बराबर E डिग्री कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है हमारा आयरन,
माइनस एनोड E डिग्री Zn। आयरन का पोटेंशियल का वैल्यू है माइनस 0.44 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0.44 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो E डिग्री सेल आएगा हमारा प्लस 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट हो गया सेल पोटेंशियल का वैल्यू प्लस 0.32 वोल्ट। और लास्ट है GCR, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन दें। तो गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है। अगर हमने सेल कंस्टिट्यूट कर लिया है, एनोड कैथोड पता कर लिया है, तो उससे गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। हमारा एनोडिक हाफ है जिंक सॉलिड, जिंक +2 एक्वस, ये एनोड, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, एंड Fe+2 aqueous, Fe solid. This is GCR, galvanic cell representation. Okay students, हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है अरेंज द इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। इन इलेक्ट्रोड्स को रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लोअर टू हाइयर, लोअर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ टू हाइयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था, हाइयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब है नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, और लोअर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब है नेगेटिव वैल्यू कम होगा या पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा। तो हम लोग यहां से आइडेंटिफाई करेंगे। इन सभी डाटा को आप ध्यान से देखो। जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। इसलिए अगर हम लोग इन सभी डाटा को देखें तो कोबाल्ट काफी पॉजिटिव वैल्यू हाई है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम ना कर ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसका हाई नहीं है, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हाई है। देयरफॉर ये सबसे वीकेस्ट है और हमें लोअर टू हाइयर लगाना है। देयरफॉर पहला होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद हम लोग देखेंगे फिर डाटा को। सिल्वर पॉजिटिव में है, इससे लेसर में सिल्वर। इसके बाद कॉपर है, तो यहां पर कॉपर के बाद आयरन, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू में, ये दो में इसका नेगेटिव वैल्यू लो है और इसका नेगेटिव वैल्यू हाई है, मतलब सबों में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये है, इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे हाई है, यानी कि यहां पर होगा Fe और इसके बाद Mg। ओके, सिमिलरली इस प्रॉब्लम में अरेंज द इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, इसका ठीक अपोजिट, यानी कि हमें नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू से पॉजिटिव पोटेंशियल वैल्यू की ओर जाना है। तो जो कंसेप्ट यहां लगाया उसको हम लोग अपोजिट कर लेंगे। यहां स्टार्ट करेंगे सबसे नेगेटिव वैल्यू से और हाईएस्ट की ओर जाएंगे सबसे पॉजिटिव वैल्यू की ओर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के। तो दिए गए सभी डाटा में सबसे नेगेटिव वैल्यू है कैल्शियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए कैल्शियम के बाद गिवन डाटा के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं देन इट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद इन सबों में सल्फेट, आयन, देन आयोडीन एंड एट लास्ट NO3 नाइट्रेट आयन। ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। आवर लास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम इज कैन सिल्वर नाइट्रेट बी केप्ट इन जिंक वेसल, और इसी तरह के ये प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम को पूछने का मीनिंग है सिल्वर नाइट्रेट को जिंक वेसल में हम लोग रख सकते हैं या नहीं, मीनिंग अगर वो जिंक वेसल में रखे तो क्या वो उससे रिएक्ट कर जाएगा।
अगर वो रिएक्ट करता है देन वी कैन नॉट कीप, और अगर वो उससे रिएक्ट नहीं करता है इट मीन्स वी कैन कीप। तो ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बताया था, और उसमें कहा था जो हाइयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाले हैं वो लोअर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के मेटल्स को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, और लोअर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाले हाइयर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसके सॉल्ट से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल वही कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इक्वेशन को पहले बनाएंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा AgNO3 प्लस Zn। अब सिंपल देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का रिड्यूसिंग, इसका SRP का वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट और जिंक का है माइनस 0.76 वोल्ट। जिंक हैज ग्रेटर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर, इसलिए जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, और जिंक सिल्वर को रिप्लेस करेगा तो ये बनाएगा ZnNO3 का होल 2 और सिल्वर को प्रिसिपिटेट कर देगा। जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट 2 है इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना होगा, इसलिए 2 सिल्वर प्रिसिपिटेट कर जाएगा। तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को जिंक में रखेंगे तो जिंक सिल्वर प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और सिल्वर अगर प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो इसका मतलब है वी कैन नॉट कीप, वी कैन नॉट कीप। हम लोग रख इसलिए रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन अगर सिल्वर नाइट्रेट को जिंक वेसल में रखेंगे तो सिल्वर प्रिसिपिटेट कर जाएगा, देयरफॉर वी कैन नॉट कीप, इसमें हम लोग उसको रख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज निकल नाइट्रेट बी केप्ट इन कॉपर वेसल। सिमिलरली इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे, निकल नाइट्रेट प्लस कॉपर। निकल का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है माइनस 0.25 वोल्ट और इसका 0.34 वोल्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कॉपर हैज वेरी लेस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन ऑफ निकल, इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, इसलिए कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है उसके सॉल्ट से, इसलिए यहां पर होगा नो रिएक्शन, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, देयरफॉर कैन बी केप्ट, इसलिए हम लोग निकल नाइट्रेट को कॉपर के वेसल में रख सकते हैं। और नेक्स्ट है जिंक सल्फेट, ZnSO4 को एल्युमिनियम के वेसल में रख सकते हैं या नहीं। तो सिमिलर सा रीजन है, एल्युमिनियम माइनस 1.66 वोल्ट, जिंक माइनस 0.76 वोल्ट। एल्युमिनियम हैज हाइयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन ऑफ जिंक, इसलिए ये बना लेगा Al2SO4 का होल 3, इस तरीके से ये बना लेगा। तो हमें बैलेंस करने के लिए इसे 2 और इसे 3 से करना होगा, और यहाँ पर 3Zn डिपॉजिट कर जाएगा। तो चूंकि इस रिएक्शन में रिएक्शन हो गया, देयरफॉर जिंक सल्फेट को एल्युमिनियम के वेसल से हम लोग नहीं रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन से। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप लोग पीडीएफ में दिए गए नोट्स में प्रैक्टिस करिए, और बाकी टेक्स्ट बुक से भी इसको आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर